आपका सिक्योरिटी गार्ड में लगाया। प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2012 में एक विशेष आयोग की रिपोर्ट बनाई थी। उसमें वो भी अपना स्टेटमेंट देते देते खबरों में पड़ गए थे कि आदिवासियों पे हमारा कानून लागू है कि नहीं है। तो तुम राज्यपाल, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम आदिवासियों को कवर कर रहे हो, ये आपको सुनना है। तो मैं अपनी जो है बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये गोंडवाना धरती के लोग, हमको ये चीज समझनी है कि आदिवासी कौन है और गैर आदिवासी कौन है। बस अगर दो बात अगर समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आदिवासी को हरा नहीं सकती। अगर आदिवासी और गैर आदिवासी शब्द को समझ गए तो ये जो थाईलैंडी बाहर से आए हुए, ये टोटल धरती 9 खंड धरती है। 9 खंड धरती में 4 खंड लारेसिया है, 5 खंड गंडो द्वीप गोंडवाना है, जहाँ के राजा शंभू मादा, शंभू मूला जो ओरावोरी की जोड़ी आपकी दिवाली पे चलती है। ये हमारी धर्म पूर्वी संस्कृति है। इन धर्मों से पहले के लोग हैं हम, बस इतना समझना है। अगर धर्म के पहले के लोग हैं तो जो धर्म वाले हैं वो तरमणे हैं, बीजाबा वाला है, इतने उनको यहाँ से बाहर करना है। जिस दिन राजनीति आरक्षण तुम्हारा गया ना, उस दिन इस शेड्यूल एरिया के यहाँ से जो गैर आदिवासी बैठे ना, इनको इटाड़े भी तोड़ के, इनके मकान भी तोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। ये आपको समझना है। तो आज अपन संक्षिप्त बात कानून पे करेंगे कि अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 में जो 3 ग का जो है अर्जित किए गए इलाके, ये शेड्यूल एरिया जो है भारत में अर्जित किया गया इलाका है। अभी कैलाश माल जी बोल रहे थे कि 1874 में एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था। जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था तभी ही हमारी टेरिटरी को हमने आजाद करवा लिया था 1874 में। तब गांधी और अंबेडकर भी नहीं पैदा हुए थे। यह आपको समझना है। हमारे बाप दादाओं के पास वो इंजीनियरिंग थी। आज जो रेलवे के अंदर पिच बनाते हैं ना, वो मकान तो हम मोबड़े कब से हमारे आदिवासी बना चुके हैं। यह इंजीनियरिंग हमारे पास थी। तो आपका 1935 में सेक्शन 91 और 92 और 311 उसमें स्पष्ट वर्णन थे। 91 में लिखा है आंशिक वर्जित क्षेत्र और 92 में लिखा है वर्जित क्षेत्र। क्या मतलब होता है आंशिक वर्जित क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र? कि इस क्षेत्र में कुत्तों का आना मना है। तो तुम कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हो? ये अभ्यस्त भाषा नहीं है। एक्चुअल में वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र को समझा रहा हूँ। फिर आपका 311 में लिखा है, क्या लिखा है कि भारत 3 भागों में डिवाइड था। ब्रिटिश इंडिया, ट्राइबल एरिया और इंडियन स्टेट। आपका ब्रिटिश इंडिया वो जहां बाहर अंग्रेजों ने शासन किया, डॉक्यूमेंट बनाया, वो ब्रिटिश इंडिया। और इंडियन स्टेट वो जो आपका जम्मू कश्मीर, हैदराबाद वाले इलाके हैं, वो ट्राइबल एरिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जब देश का पावर ऑफ ट्रांसमिशन अंग्रेजों ने किया, तो अंग्रेजों ने जहां राज किया वही क्षेत्र तो आजाद हुआ है, और तुम हम पे तुम्हारा पुलिस का डंडा कैसे चला रहे हो? ये मुझे बात समझ में नहीं है। अभी यहाँ पे वकील साहब भी आएंगे, वो हमको समझाएंगे कि किस टाइप से हम लोगों पे कानून का डंडा, ये कानून हमको गुलाम बनाया है। ये बात आपको सोच के रखना है। तो जो आपका इंडियन स्टेट ट्राइबल एरिया की जो है वो सेपरेट है, इसलिए अनुच्छेद 1 में अर्जित किए गए क्षेत्र, इसका वर्णन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में भी मिलता है, जिसमें यह कहा है कि भारत 3 भागों में विभाजित है। और उसको मिलाने के लिए अम्बेडकर ने और गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस क्षेत्र को मिलाने के लिए एक करार किया जाएगा, जिसको फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 बोला, मतलब विदेशी अधिकारिता अधिनियम। मतलब अम्बेडकर जी ने ये जो क्षेत्र है इसको विदेश बोला और फिर अधिकारिता लगाई। अधिकारिता लगाते वक्त एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट ये किया कि आपका यहाँ पे शासन चलेगा ना आदिवासी क्षेत्र में, तो आपकी लोकल गवर्नमेंट रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा को मानेंगे तो ही हम आपके यहाँ सरकार चला सकते हैं। तुमने ग्राम सभा को नहीं माना रामपुरिया में, तो तुम यहाँ शासन करने कहाँ आ रहे हो? ले जाओ तुम्हारे टुकड़े तांगड़े। तो ये आपको चिट्ठी आ चुकी है, पर थोड़ा सा वक्त लूंगा
पूछा कि है आपका अनुच्छेद 12 पढ़िए। अनुच्छेद 12 में कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र राज्य की परिभाषा से बाहर है। यही आपका एक जजमेंट आया है चीफ कमिश्नर हेमनाथ वर्सेस चीफ कमिश्नर और पांडुचेरी। उसमें अल्टीमेटम कोर्ट ने क्या कहा है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्रीटी अधूरी है। तो आपने यहाँ भी तो करार किया है, तो अगर आपने करार को नहीं मान रहे तो तोड़ो करार और निकलो, ले जाओ आपका शासन प्रशासन, हम नहीं सकते। तो आप अगले में जाएंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 13(1) के तहत जो भारत संविधान में जो विधियां बनी है और 13(2) में कहा है विद्यमान विधि को संशोधित करने पर अगर कोई विरोध कर देता है तो वो शून्य मानी जाएगी। आपका पैसा एक्ट बना, पैसा एक्ट में कुछ गबोड़ा किया, एक्चुअल में शेड्यूल एरिया की साजिश खत्म करने की साजिश थी, हमने विरोध कर दिया, शून्य हो गया। फिर कहा पैसा एक्ट कर रहे हैं। आपका वन अधिकार कानून बना, इससे पहले कोई भी जंगलात और कोई भी वन विभाग हमारे क्षेत्र में नहीं था। आरटीआई लगा के पूछिए कि 1950 में उस संग्राधिया से पूछिए कि बता 1950 से पहले तेरे बाप की जमीन यहाँ कहाँ थी, तो ये बाप की जमीन कैसे बताने लगे। तो मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूंगा बीच में कि जिन्होंने खदान के मामले में कहा कलेक्टर साहब तुम सरकारी जमीन कर रहे हो, क्या तुम्हारा बाप रख किया था क्या जमीन। तो उन लोगों को मैं क्रांतिकारी जोहार भी बोलना चाहूंगा। तो 13(3) का में लिखा है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। विधि मतलब क्या, विधि मतलब संविधान। संविधान मतलब क्या, कार्यपालिक शक्ति, न्यायपालिक शक्ति और विधायिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस है और विधायक है, इन तीनों को तो हमारी रूढ़ी प्रथा जेब में रखती है और तुम कहाँ न्याय दे रहे हो। इस पे एक जजमेंट भी आया है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बल्ला काशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें क्या कहा है, ध्यान से सुनना। उसमें कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया, कि आपका जो जज साहब है वो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को पनिश नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते। अगर दंड नहीं दे सकते ऐसा लिखा है तो रामपुरिया के साथियों को तुमने जो है जुडिशियल कस्टडी कैसे दे दी, जेल कैसे दे दी, यह भी सवाल है। आपका आईपीसी और सीआरपीसी अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासियों पे नहीं लगता है। अरे जब कानून का विस्तार ही हमारे क्षेत्र पे नहीं हुआ है तो आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं है। इस पे एक जजमेंट आया है रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या बोलता है, सीआरपीसी शेल नॉट अप्लाई ऑन द शेड्यूल एरिया। अरे सीआरपीसी लागू नहीं है, तुम दंड नहीं दे सकते हो, तो आईपीसी कैसे ठोक रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर आईपीसी ठोक रहे हो, गलत ठोक रहे हो, आप लोग संविधान को मान नहीं रहे हो, तो देशद्रोह का काम कौन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर साहब ने जो जेल बनाई उसमें कलेक्टर साहब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको समझना है। और आपका अनुच्छेद 19 जिसको सबका बाप बोला जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या कहता है, इस देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, व्यापार करने की आजादी है, बस जाने की आजादी है। पर 5 और 6 में क्या कहता है, इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुसूचित क्षेत्र जहाँ विद्यमान विधि अधूरी करती है वहाँ ये बोलने की आजादी, बस जाने की आजादी, व्यापार करने की आजादी लागू नहीं होती है। तो तुम इधर कुंदनपुर और बांजर में आके व्यापार कहाँ कर रहे हो, तो देशद्रोही काम कौन काम कर रहा है, यह आप समझिए। जहाँ विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ पे राष्ट्रपति जी की भी पावर नहीं लगा सकते। इसी बात पे हम देखेंगे अनुच्छेद 53, उसमें कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, बराबर है। पर 3 का क्या बोलता है कि अनुच्छेद की कोई भी बात विद्यमान विधि को प्रभावित नहीं करती है, तो राष्ट्रपति भी जी असंवैधानिक हुए हमारे क्षेत्र में, कहाँ पावर लगा रहे हैं। और यही बात 2 मई 2012 की विशेष आयोग की रिपोर्ट में प्रतिभा पाटिल ने कही है, और 26 राज्य के राज्यपालों में झारखंड के राज्यपाल ने कहा है कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे राज्य का राज्यपाल का भी पावर आदिवासियों पे लगता है कि नहीं लगता है। तो सब लोग कंफ्यूज है कि आदिवासियों का पावर, आदिवासियों पे इनका डंडा चलता है कि नहीं चलता है। तो ये आपको समझना है। 153 में भी सेम बात है कि एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल की संपूर्ण कार्यपालिक, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में होगी। फिर बोलता है इस अनुच्छेद की कोई भी बात विद्यमान विधि अनुसूचित क्षेत्र 5वीं 6वीं अनुसूची पे लागू नहीं है। तो आप कैसे डंडा चला रहे हैं ये भी हम आगे बताएंगे। फिर
देखते हैं 243 में पंचायत 243 एम बोलता है कि 244 एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कहीं भी पंचायत लागू नहीं होती है। और नगर पालिका में भी लिखा है कि नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू है। तो तुमने झाबुआ और सैलाना के अंदर ये नगर निगम नगर पालिका वाला सिस्टम कहाँ से लिया है, ये आपको पूछना है कलेक्टर महोदय से, क्योंकि गलत तरीके से लाया। तो अगर माना कि पैसा एक्ट बनाया, पैसा एक्ट बना के पंचायत का एक्सटेंशन तो कर दिया, पंचायत का एक्सटेंशन कर दिया, तो नगर पालिका और नगर निगम का एक्सटेंशन तुमने कैसे किया? यह संवैधानिक है, टोटली संवैधानिक है। आप मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना। फिर आगे जब देखते हैं 244 एक 5वीं अनुसूची, इसमें लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण में, तो कहीं पे भी नहीं लिखा है राष्ट्रपति इसको लागू करेगा। और कार्यपालिक शक्ति, मैंने पूछा है राजभवन में आरटीआई लगा के राज्यपाल महोदय से कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो क्या लिख के देते हैं कि इस बारे में कोई विस्तार नहीं किया गया। अरे इस बारे में अगर विस्तार नहीं किया गया तो तुमने डीएम, एसडीएम, तहसीलदार हमारे क्षेत्र में कैसे लगा दिए? ये सवाल है कि नहीं है? तो ये सवाल आपको पूछने का। तो 5वीं अनुसूची पैरा 2 के तहत कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो तुम जमीन हमारे बाप की क्यों बोल रहे हो बार बार? यहाँ तो आदिवासियों के बाप की जमीन है। फिर आगे जब देखते हैं कि बोलते हैं कि ये कानून तो खत्म हो गए, तो 372 एक कानून है जो पुराने कानून को संरक्षित करता है, तो संरक्षित करता है। 395 बोलता है कि पुराने कानून खत्म हो गए, तो वही 372 एक जो है सुरक्षित करता है। क्या बोलता है? इसमें एक जजमेंट आया है सचिंद्रनाथ बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, गूगल पे सब मिल जाएगा। उसमें कहा है कि पुराने अनुच्छेद 395 के तहत एग्जिस्टिंग जो पुराने कानून है 3737 वो खत्म हो गए, तो 372 एक के तहत वो कानून वापस लागू हो गए और कलेक्टर साहब को ये मानना पड़ेगा। ये आगे तो हम लोग अभी जजमेंट पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। अब जजमेंट पे बात कर लेते हैं। आपका वेदांता जजमेंट बोला न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा बोला। वहीं पी रामारेड्डी जजमेंट क्या बोला? पी रामारेड्डी जजमेंट बोला आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। अगर नहीं खरीद सकता, और ये भी कहा आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी की जमीन भी गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, तो ये रजिस्ट्री फर्जी कैसे करा रहे हो तुम रतलाम और इधर? ये आपको समझना होगा। फिर आपका समता जजमेंट बोलता है, फिर हमारे टीम क्या बोलता है? ओवरऑल ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। फिर बोलता है समता जजमेंट कि आपका जो है अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो ये तुम हमारी जमीन काहे कर रहे हैं? फिर आपका यह बात आती है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो आपकी भू राजस्व संहिता की 165 धारा 6 के तहत आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तो क्या सरकार आदिवासी है जो गैर आदिवासियों की जमीन ले रही है? आदिवासियों की जमीन लेने के लिए सरकार को आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि सरकार आदिवासी है नहीं, तो आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी कैसे ले रहा है? गैर आदिवासी सरकार हुई। फिर आगे बोलता है कि हर न्यायालय के जजमेंट दिए हैं वो अनुच्छेद 141 के तहत हर न्यायालय पे लागू है, तो हर न्यायालय पे लागू है। तो आईपीसी की धारा 124 क्या बोलती है कि जो न्यायालय के जजमेंट को नहीं मानता है वो कौन है? तो कलेक्टर साहब नहीं मान रहे हैं, एसडीएम साहब नहीं मान रहे हैं, तो वो कौन हुए? तो ये बात आपको यूनिटी के साथ रखनी है। हमारे 5 भाइयों ने यह सवाल पूछा था, तो इन्होंने जुडिशियल कस्टडी दे दी थी, वो भी असंवैधानिक है। उन 5 भाइयों के मैं शपथ देता हूँ कि तो भविष्य में आईपीसी सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई ऑन द शेड्यूल एरिया, भविष्य में आईपीसी तुम्हारे ऊपर कैंसल होके रहेगी। हम कोर्ट जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और आपको जो निवेश क्षेत्र के लिए आपको हर घर से 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक लैंड में गड़े मुर्दे भी उखाड़ देंगे। ये बात आपको सोचना है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा और माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली कंकाली, पारी गोपाल लिंगो, जोहार।